रुद्रप्रयाग में हुआ बड़ा हादसा। एक टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी में गिरी। 26 यात्री थे सवार। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शोक व्यक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग सड़क हादसे पर जताया दुख। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी प्रकट की संवेदना। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने की प्रत्याशियों की घोषणा, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत तेज। कांग्रेस ने पैराशूट प्रत्याशी उतारने के बाद भाजपा पर कसा तंज। देहरादून में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव विस्तारकों समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण धन्यवाद बैठक। नैनीताल कैची धाम में बाबा नीम करौली महाराज मंदिर की स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। नीम करौली बाबा की तपोस्थली पर हर साल 15 जून को मेले का होता है आयोजन। और उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं भी बढ़ी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में वनाग्नि की 1213 हुई घटनाएं। इस वर्ष कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से हुआ प्रभावित। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ हाईवे रतेली के पास एक वाहन अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस हादसे में वाहन में सवार कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल अभी यात्रियों की संख्या को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस, उसके साथ साथ एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। जिनकी तबीयत सीरियस है उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में हुए सड़क हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने लिखा कि स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं उन्होंने ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि भाजपा ने मंगलौर से पैराशूट प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जो कि दूसरे राज्यों से आते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने तंज कसते हुए सीधे तौर पर कहा कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। यूज एंड थ्रो की नीति पर भाजपा काम करती है। वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए कहा कि कोई भी पैराशूट प्रत्याशी हमने नहीं उतारा है। विपक्ष को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।
पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई पैराशूट प्रत्याशी हमारी पार्टी के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने के द्वारा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो रायशुमारी में कहा उसी को केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। यही तो यूज एंड थ्रो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। धीरे धीरे ही सही उनके कार्यकर्ताओं के आंखों से पट्टी हट रही है। एक पैराशूट कैंडिडेट जो कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से चुनाव लड़ चुका है, जो आरएलडी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुका है, जो बसपा में रह चुका है, उसको आज भाजपा ने अपना कैंडिडेट मंगलौर से बनाया है। और इससे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पता चलता है, उनकी स्थिति मंगलौर में पता चलती है कि उनके पास एक अदद अपना कहने को प्रत्याशी तक नहीं है, कि उनको आयात करना पड़ रहा है एक पैराशूट कैंडिडेट। देहरादून में भाजपा कोर कमेटी, लोकसभा चुनाव प्रबंधन, चुनाव समिति, चुनाव विस्तारकों समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण धन्यवाद बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति विचार भी किया जा रहा है। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को जीतने में विस्तारकों की अहम भूमिका है और इस दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसको लेकर भी बात की जाएगी। प्रदेश भाजपा इस बैठक के जरिए जीत की भी समीक्षा कर रही है। चमोली जिले के गढ़वाल लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद अनिल बुलिने गोपेश्वर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद अनिल ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे उनकी ओर से किए गए थे वे सभी को पूरे करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जुलाई माह से अपना वोट अपना गांव अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। और जितने भी विषय, मेरे को भी नहीं लगता कि हमारी सरकार भी क्यों हम लोग नहीं सोचते। अगर भू कानून से लेके जितने भी विषय, उसमें जहाँ जहाँ पर जो चीजें सकारात्मक होगी, राज्य के कल्याण में वो ओपन है, सबकी बात भी करने के लिए तैयार है। अगर उसमें जो भी आवश्यकता होगी वो सब हम करने के लिए तैयार है। सरकार के साथ मिलकर बैठेंगे और जो चीजें सुधार करनी उसको करने में हमको कोई नहीं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कलियर दरगाह साबित पार्क में चादर पेश कर दुआ मांगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में इतिहास रचा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के कई नया आयाम छुएगा और उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो विकास हुआ है उससे दुगना विकास अगले 5 वर्षों में उनके नेतृत्व में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। साबिर पाक का एक बहुत बड़ा मर्तबा है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आज साबिर पाक की मजार दरगाह पर चादर पोशी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है उसके लिए दुआ की गई है कि वो लगातार 5 वर्षों तक हमारे देश की सेवा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 10 वर्ष तक उन्होंने सेवा की है, इसी प्रकार 5 वर्ष और एनडीए के साथ मिलकर देश की सेवा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की और उनके उज्जवल भविष्य की, देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रखने की दरगाह साबिर पाक पर हमने चादर पोशी की है और दुआ की है कि हमारे देश के अंदर अमन खुशहाली कायम रहे। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शुक्रवार को टिहरी गलवाड़ के जैनपुर ब्लॉक के भड़वानी पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक ढोल, दमाऊ और फूलों की वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने 83.79 लाख रुपए की लागत से तैयार नवनिर्मित किसान सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। वहां आयोजित विभिन्न विभागों के शिविरों का भी अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री ने नैनीबाग क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने की भी घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार
सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ काम कर रही है। कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं, हम सब दोषी हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की मांग थी। अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर बैठ के उनके सार्वजनिक कार्यक्रम, ब्याह, शादी, सामाजिक कार्य हो सकें। मैंने इनसे वादा किया था और माँ गौरजा देवी की कृपा से 83,79,000 की लागत से एक बहुत ही सुंदर सामुदायिक भवन बनाकर हमने इनको लोकार्पित किया है। और मुझे जैसा कि यहाँ के द्वारा लोगों के द्वारा बताया गया कि पूरी धनौल्टी विधानसभा के अंदर ऐसा कोई स्थल नहीं बना है। मैं इसके लिए यहाँ के क्षेत्रवासियों को, यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में रार देखने को मिल रही है। उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाया और एक और उन्होंने प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरीश रावत जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने की बात कही, तो दूसरी ओर उन्होंने अंकित हत्याकांड, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों पर कांग्रेस पर जनता को न साथ पाने का आरोप भी लगाया है। पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं उत्तराखंड की आयरन लेडी कही जाने वाली कांग्रेस की नेत्री इंदिरा हरदेश की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रदेश अध्यक्ष की बातों का समर्थन किया। उन्होंने जनता की महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ऊपर उठ चुकी है। उन्होंने उत्तराखंड को राजनीति की प्रयोगशाला बताया है। कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं, हम सब दोषी हैं, क्योंकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि टिकट के लिए मैं पहले दिन से आप लोगों से जो कह रहा था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था पार्टी के सीनियर्स टिकट लड़ाई लड़े। हम चाह रहे थे यशपाल आर्य जी भी चुनाव लड़े, हम चाह रहे थे हरीश रावत भी चुनाव लड़े, प्रीतम सिंह भी चुनाव लड़े, जो नहीं हो पाया। और जनता ने भी, मुझे समझ में नहीं आता, अंकिता जैसा कांड हुआ, अग्निवीर योजना से नुकसान था, 8080 भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक जैसी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज़ को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। उस चीज़ का मुझे अफसोस है। क्या नतीजे होते, क्या परिणाम आते, ये तो भविष्य में गर्त में है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बन चुकी है और जो यहाँ की प्रमुख, आज हमारा नौजवान हताश है, निराश है, रोजगार के लिए भटक रहा है, पलायन हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना, सब्ज बाग दिखाए थे, आज वो पूरे नहीं हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली के दाम अभी बढ़े हैं और जनता शायद इन मुद्दों से ऊपर उठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। ये दुखद है। कैबिनेट मंत्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में आयोजित छात्र संघ समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और छात्रों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने छात्रों को अपने पिता के सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कॉलेज को विकसित करना उनके पिता का सपना था, जिसे वह आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छात्र संघ की पुरानी मांग ITI की जमीन कॉलेज को हस्तांतरित करने की थी। इस दौरान उन्होंने युवाओं की सबसे बड़ी समस्या नशे की लत पर चर्चा करने की बात कही। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने भी छात्रों को संबोधित किया। रुद्रपुर के पूर्व विधायक के साथ क्षेत्रवासियों ने DM को ज्ञापन सौंपकर वर्षों से स्वीकृत अंडरपास का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की है। इससे पहले उन्होंने सभी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नैनीताल रोड पर आवासीय कॉलोनी ओमेक्स रिवेरा के पास पक्की सड़क बनी है, जो लोगों को परेशानियों का सबब बनती जा रही है और यही वजह है कि जनहित में स्वीकृत रेलवे लाइन पर अंडरपास बनाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में सैकड़ों नई आवासीय कॉलोनियां बस चुकी हैं। लोगों की परेशानी के चलते अंडरपास को मंजूरी दी गई थी, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण अंडरपास का काम रुका हुआ था। DM ने MDA को पूरे मामले की जानकारी दी है। साथ ही DM जांच कर उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
हमारे रेलवे क्रॉसिंग के बीच अंडरपास के लिए आ रखे हैं, तो हमें डीएम साहब से मांग थी कि अंडरपास बनना चाहिए। वो मैक्स वाले लोग इससे थोड़ा कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम डीएम से बोलने के लिए आए थे कि हमारा अंडरपास है, उससे हमें बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, 40-50 कॉलोनियाँ हैं, उससे हमें बहुत सारा फायदा होने वाला है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट आने के लिए, जिला हॉस्पिटल आने के लिए और मार्केट आने के लिए हर चीज़ की सुविधाएं मिलती हैं, उससे इसे रोक जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए। आए थे, हमारा अंडरपास का रोड जो निकलने पास हो गया वो मैक्स वाले रोक रहे हैं अपने इसमें लगा के, और कोई एक बार में रोड पास होने वाला नहीं, बहुत सालों से रोड पास हो रहा है। अब जाके ऑर्डर मिला तब ये ओमैक्स वाले रोड है कि इस पे हम ही चलेंगे, ओमैक्स वाले नहीं आएंगे, ओमैक्स के घर वाले सब्जियां लेने नहीं आएंगे क्या? देखो, जिलाधिकारी महोदय से बड़ी सौहार्दपूर्ण बात हुई है और कुछ लोगों को अगर आपत्ति है तो वो आपत्ति का भी निस्तारण बड़े प्यार से किया जा रहा है। और जो लोग हमारे ओमैक्स के हैं, ओमैक्स के लोग कोई हमारे शत्रु थोड़ी ना है, वो भी तो हमारे भाई हैं। ओमैक्स के लोग जो निवास कर रहे हैं, ओमैक्स के मेरे भाई, हमारी बहनें, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। मसूरी के रोटरी मसूरी सर्विस ट्रस्ट ने रोटरी वोकेशनल अवार्ड 2024 के तहत मसूरी के 19 विभागों के 24 लोगों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य मनोज रयाल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दरअसल रोटरी क्लब कई तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य कर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। वहीं बच्चों को बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और हर साल उन्हें स्कॉलरशिप देकर प्रोत्साहित करने का भी काम किया जाता है। साथ ही रोटरी क्लब मसूरी क्षेत्र के विकास में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल रोटरी वोकेशनल अवार्ड का आयोजन करता है। स्कूल्स में बच्चों के लिए बेंच, स्कूल बैग, स्टेशनरी, दवाइयाँ, प्याऊ, इस प्रकार अनेक कार्य करता है। स्कॉलरशिप का कार्यक्रम करता है। यूथ सेक्टर में बच्चों को प्रेरणा करने के लिए डिबेट के कार्यक्रम कराता है, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम कराता है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है, एम्बुलेंस संचालित किया करता था, आज भी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराता है और इस प्रकार से अनेक कार्य रोटरी समाज के लिए करता रहता है। इसी श्रेणी में आज, इसी क्रम में आज रोटरी वोकेशनल अवार्ड्स सम्मान 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 24 विभागों के 30 अधिकारियों को बुलाकर सम्मानित किया गया। उनको प्रेरणा दी गई कि वो और बेहतर कार्य अपने क्षेत्र में करें। ये प्रोग्राम प्रतिवर्ष हम लोग करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इसमें करीब 19 विभागों से, अलग अलग विभागों से चुनिंदा लोगों को विभाग अपने चयन करके भेजते हैं और उनको हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करते हैं। हमारे 5 एवेन्यूज़ हैं जिसमें हम काम करते हैं: कम्युनिटी सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस, क्लब सर्विस, यूथ सर्विस, और तो इन सब में अलग अलग हम लोग कई सारे कार्यक्रम करते हैं। रुद्रपुर के बगबाड़ा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि कबाड़ के 4 से 5 गोदाम जलकर राख हो गए हैं। आग से करोड़ों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार कबाड़ के गोदाम वालों को नोटिस भी दिया गया था कि अपने यहाँ फायर उपकरण लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कई बार निरीक्षण कर दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बाद भी फायर के कोई उपकरण कबाड़ के गोदाम में नहीं लगाए गए। नैनीताल के कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। हर साल 15 जून को नैनीताल के कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के धाम में मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें पूरे देश भर के भक्त शामिल होते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीम करौली के दर्शन कर पूजा अर्चना की। देर शाम तक भक्ति मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे। मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया।
और बाबा जी के लिए हम 15 जून को हर साल यहाँ आते हैं। बाबा जी में आस्था बहुत है और आस्था इतनी बढ़ गई है कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो बहुत देख के अच्छा लगता है। मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि बाबा जी की लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और जिला प्रशासन इस बार बहुत ही बेहतर पुख्ता व्यवस्था की। जैसे मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि 10 फुट का एक मार्ग लगातार यात्रियों के लिए यहाँ पर बनाया गया है, दर्शनार्थियों के लिए, और रोड पूरी तरह छूटी हुई है। और बाबा जी पे लगातार देश ही नहीं विदेशों से और निरंतर बाबा जी पे लोगों की श्रद्धा बढ़ी हुई है। और जैसा सरकार का भी मानना है कि 5वें धाम के रूप में बाबा नीमतौड़ी आश्रम कैची धाम को बनाया जाएगा। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, भंडारे का दिन है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भारत भर में से विश्व भर से आए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की प्रशासन की बहुत सुंदर व्यवस्था है, शटल की व्यवस्था है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों में इन दोनों सीटों पर जीत के लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ सीट से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं बात करें मंगलौर सीट के, तो यहां पर बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी को मृत्यु के बाद से मंगलौर विधानसभा सीट भी खाली पड़ी है। उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की गई। हमारे संवाददाता कशिश रावत ने। नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 में खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे उपचुनाव को लेकर और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी उपचुनाव को लेकर चल रही है और विपक्षी पार्टी को मात देने के लिए क्या कुछ वो तैयारी में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर, जिस तरह से उपचुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बैठकें ली जा रही है, जैसा कि आज भी बैठक ली गई, तो अगर बात करें बद्रीनाथ सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल है बद्रीनाथ सीट पर चुनाव जीतना, क्योंकि देखा जाए जो पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी जी है वो भाजपा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे और शामिल होने के बाद भी वो जो कांग्रेस का वोट बैंक है हिला नहीं पाए। और जो लोकसभा सीट में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो रिजल्ट रहा उसमें भी कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो अच्छा खासा रहा। तो कितना मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है इस समय भाजपा के लिए? विधानसभा मैंगलोर और बद्रीनाथ के उपचुनाव 10 जुलाई को होने की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। दोनों विधानसभाओं के लिए, बद्रीनाथ के लिए श्री विजय कपूरवाण जी को और मंगलौर विधानसभा से श्री अजीत चौधरी को हमने विधानसभा का प्रभारी बनाया है। और प्रत्याशियों के चयन के संबंध में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दोनों विधानसभाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और मैं स्वयं मैंगलोर विधानसभा में गया था। श्री खजानदास जी पूर्व प्रदेश महामंत्री वो मेरे साथ में थे और हम लोगों ने कल वहां सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंप दी है। और बद्रीनाथ विधानसभा के लिए डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ में विधायक भरत चौधरी जी हैं, वो आज वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आज ही अपनी रिपोर्ट वहां प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंप देंगे और इसके बाद हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो 1-2 दिन में इस पे निर्णय करके प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। तो ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, जिनसे हमने उपचुनाव को लेकर बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह की क्या कुछ तैयारियां उनकी उपचुनाव को लेकर चल रही है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हरीश यादव के साथ मैं किरण रावत। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।